III की चिंगारी सुलगा दी। जी हां, अब एक नया मोर्चा जंग की नई तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतारा और फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। उधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ISIS के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1400 दिन से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और लगातार बढ़ रही है। उधर इजराइल और ईरान के बीच भी अब संघर्ष तेज हो रहा है। देखिए, यूएस वेनेजुएला में जंग तस्वीरें आई हैं और रूस यूक्रेन में युद्ध की भी तस्वीरें हैं। ईरान इजराइल में संघर्ष, सीरिया पर फ्रांस का ये अटैक। तो वर्ल्ड वॉर 3 आप तस्वीरें देखिए, आधी रात ये एक्शन हुआ है, दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, तेल की धार क्या होगी, वर्ल्ड वॉर, अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं वेनेजुएला पर इस अमेरिकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर 2 धड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक पक्ष है जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा पक्ष अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी कार्रवाई को वॉशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय अध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों पर पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधे एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बीच कई देश इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा इससे सत्ता परिवर्तन की जबरन कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के साथ उसके पारंपरिक सहयोगी ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश खड़े नजर आ रहे हैं, जो मादुरो सरकार को अवैध बताते हुए इस कदम को अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान ने खुलकर इसका विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लैटिन अमेरिका में भी मतभेद है। कोलंबिया और कुछ पड़ोसी देश सतर्क समर्थन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इस खेमेबंदी के बीच अब सवाल ये है कि आगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जहां उन पर साजिश और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों पर सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञ इसे पनामा में पूर्व शासक मैनुएल नोरेगा केस से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अमेरिका ने एक विदेशी नेता पर मुकदमा चलाया था। लेकिन मादुरो का मामला उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस होगी और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। साफ है, ये संकट अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। तो अमेरिका की वेनेजुएला पर स्ट्राइक ने जंग का एक और खेमा तैयार कर दिया है। अमेरिका के इस अटैक ने क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले ही रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान ने
जंग को धार दी हुई है। ऐसे में वेनेजुएला पर अटैक तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर सकता है। नया साल, नया मोर्चा और जंग का नया मैदान, और इस बार सुपर पावर की सीधी टक्कर अमेरिका से 3419 किलोमीटर दूर वेनेजुएला से है, जहां रात के अंधेरे में वेनेजुएला की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमेरिकी सेना घुसी। बमबारी के शोर में दबे पांव डेल्टा फोर्स वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कमरे में घुसी और उन्हें उनकी पत्नी के साथ उठाकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। ट्रंप के आदेश पर हुई अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई ने विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज कर दी, क्योंकि इस वक्त जब रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान जैसे देश एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, तब सुपर पावर ने अपने एक ऑपरेशन से इस ठंड भरे मौसम में दुनिया में गर्मी बढ़ा दी। और वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन में आसमान से आग बरस रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल की बारिश कर रहे हैं। सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और ISIS के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। तो अब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करा दिया। इन चारों मोर्चों पर जंग की जो कहानी है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, और जंग की कई वजहों से दुनिया अनजान है। आज हम आप महायुद्ध की उस वजह से आपको वाकिफ कराएंगे जिससे आप शायद अब तक अनजान थे। जंग का पहला मोर्चा यूएस वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला संघर्ष के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई वो ये कि वेनेजुएला यूएस के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी का खेल वहां बढ़ा। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी जब उसका दायरा बढ़ता गया तो अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। जंग का दूसरा मोर्चा सीरिया वर्सेस फ्रांस ब्रिटेन। जिस वक्त अमेरिका सेना वेनेजुएला पर अटैक कर रही थी, उस वक्त वहां से कुछ दूर फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ISIS पर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहे थे, जिसे सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अंजाम दिया गया। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। जंग का तीसरा मोर्चा ईरान वर्सेस इजराइल। गाजा पर इजराइल का अटैक और फिर ईरान का फिलिस्तीन के समर्थन में उतरना, उसके बाद इजराइल और ईरान का आमने सामने आना। अंजाम ये हुआ कि ईरान जैसे देश ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी और जंग को धार दे दी। फिर चौथा और जंग का आखिरी मोर्चा रूस वर्सेस यूक्रेन। पिछले 1400 दिन से रूस और यूक्रेन के आसमानों में काला गुबार छाया हुआ है। ये जंग रूस के क्रीमिया पर कब्जे से शुरू हुई और अब दूसरे इलाकों पर दम भरने तक जारी है। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूद बरस रहा था, उस बीच अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक और फिर कब्जे के दावे ने दुनिया को विश्व युद्ध की तस्वीर दिखा दी। मतलब साफ है कि 2026 में दुनिया में 4 नए युद्ध मोर्चे खुल सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महातबाही की आशंका है। तो दुनिया की सबसे गोपनीय सैन्य यूनिट और सबसे खतरनाक मिशन डेल्टा फोर्स, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर कभी लिया नहीं जाता, लेकिन जब लिया जाता है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। ईरान से सोमालिया तक, ईरान से सीरिया तक, इस यूनिट ने इतिहास के सबसे हाई रिस्क ऑपरेशन अंजाम दिए। और अब जनवरी 2026 में एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। आपको दिखाते हैं डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन की पूरी कहानी। एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ जंजीरें। सड़कों पर झंडे लहरा रहे हैं, आंखों में सुकून है, लेकिन कहीं और सत्ता के गलियारों में खामोशी है। वेनेजुएला के बाहर बैठे लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डर का एक दौर खत्म हो गया। इतिहास में अक्सर बदलाव ऐसे ही आते हैं, किसी की आजादी तो किसी की गिरफ्तारी के साथ। लेकिन वेनेजुएला पर शिकंजा कसने की इस लड़ाई में किसकी भूमिका है, किस अमेरिकी फोर्स के कंधों पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों में डेल्टा फोर्स की कहानी को समझना होगा। 21 नवंबर 1977 यही वो तारीख थी जब डेल्टा फोर्स का जन्म हुआ। उस वक्त अमेरिका ने महसूस किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ऐसी यूनिट चाहिए
जो कानून, सीमा और समय से आगे काम कर सके। ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस से प्रेरित ये यूनिट सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है। इसका हर ऑपरेटर पहले से ही अमेरिका की एलीट फोर्स का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पहुँचना भी अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत होती है। डेल्टा फोर्स का काम है वहाँ जाना जहाँ विफलता का मतलब युद्ध हो सकता है। बंधक बचाव, हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी या हत्या और ऐसे मिशन जिन्हें अमेरिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी नहीं करता। यही वजह है कि इसकी कहानियां अक्सर सालों बाद सामने आती हैं। फ्lagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. डेल्टा फोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन 1980 में ईरान के रेगिस्तान में हुआ, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉक कहा गया। मिशन असफल रहा, लेकिन इसी नाकामी से अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस की नई रीढ़ खड़ी हुई। 1989 में पगामा में मैनुअल नोरिएगा की गिरफ्तारी, 1993 में सोमालिया का ब्लैक हॉक डाउन और 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान में रातों रात होने वाले सैकड़ों रेड्स, ये सब डेल्टा फोर्स के हस्ताक्षर बने। 2019 में ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन में भी JSOC यानी जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की टियर 1 यूनिट्स की निर्णायक भूमिका रही। हर मिशन में डेल्टा फोर्स को और ज्यादा सटीक और ज्यादा घातक बना दिया। वक्त के साथ इस यूनिट ने सिर्फ हथियार नहीं बदले, सोच बदली, रणनीति बदली और युद्ध का तरीका बदला। आज डेल्टा फोर्स सिर्फ एक सैन्य यूनिट नहीं, बल्कि अमेरिका की वो छाया है जो वहां पहुंचती है जहां कूटनीति खत्म हो जाती है। वेनेजुएला में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर रहा है कि डेल्टा फोर्स हरकत में आती है तो इतिहास क्यों करवट बदलता है? शायद इसलिए क्योंकि इसकी मौजूदगी खुद एक संदेश होती है। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इन 5 तस्वीरों को देखिए जो आपको दिखाने जा रहे हैं। समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो ये 5 तस्वीरें हैं, किस तरीके से आप देखिए वहां पर